नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके नोबल बाय 2.2 चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों की शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल यूके नोबल बाय 2.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफ़र आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियाँ यूट्यूब पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मज़ेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। शराब पीते समय रोहन का चेहरा धुंध से भरा है और उसका दिल ईर्ष्या से भर गया है। धिक्कार है, ये स्थानीय बंस बहुत ही दुष्ट हैं। वे इतना अच्छा नृत्य कैसे कर सकते हैं? जब नाच रहे सक्सेना अभी भी लोगों को अपनी पेशेवर नृत्य मुद्रा दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि सबकी नजरें आकाश और रिया पर टिकी थीं और उनका चेहरा थोड़ा उतर गया। रिया सचमुच चौंक गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आकाश उसे इतने खूबसूरत डांस स्टेप्स सिखा सकता है। अपने सामने खड़े आदमी की मंद मुस्कान को देखकर रिया का दिल थोड़ा द्रवित हो गया। जिस आदमी से मैं हमेशा घृणा करती रही थी वह इतना उत्कृष्ट होगा। यह तीव्र विरोधाभास रिया के मूड को बहुत जटिल बना देता है। आर्यन खन्ना ने कोने में यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में आक्रोश का गहरा रंग भर गया। ठीक इसी समय मिस्टर वासु भूत की तरह उसके पीछे आए और धीमी आवाज में बोले, दवा ने असर करना शुरू कर दिया है और दोनों लोगों पर हमला हो गया है। वे 10 मिनट में हमला करेंगे। अच्छा। आर्यन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत उज्जवल थी। वह आकाश को अपनी ही औरत को लूटने का अंत बताना चाहता था। वैसे रिया को उस महिला की किस्मत बता दो। कूदते कूदते आकाश बस सक्सेना की तरफ कूद गया। यह देखकर कि आकाश ने खुद से बेहतर नृत्य किया, सक्सेना को थोड़ा असंतुलित महसूस हुआ। उसे अचानक बुराई का एहसास हुआ। जब उसने नृत्य किया तो उसने अपने दाहिने पैर के साथ आगे कदम रखा और आकाश के पैरों में से एक को जकड़ लिया। वह आकाश को ठोकर मारने का नाटक करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से अगले ही पल धड़ाम! आकाश के सुंदर मोड़ और उड़ते हुए किक ने सीधे सक्सेना को बाहर कर दिया। आह! तीखी चीख आई और सक्सेना रोया और चिल्लाया। पूरा व्यक्ति टूटी हुई पतंग की तरह 7 या 8 मीटर दूर उड़ गया और डांस फ्लोर के नीचे कांच की चाय की मेज पर जोर से मारा। धड़ाम! कांच की कॉफी टेबल खुल गई। सक्सेना की पलकें मुड़ गईं। उसके माथे से खून बह रहा था और वह सीधे बेहोश हो गया। आकाश ने एक व्यंग्य दिखाया। वह खुद को अपमानित करने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में मौत की तलाश में है। सर, क्या आप ठीक हैं? 2 पुरुष सेवक सक्सेना को उठाने के लिए आगे बढ़े। मेडिकल रूम में जाइए। डांस फ्लोर पर संगीत बंद हो गया। आकाश के पैर अभी बहुत तेज चल रहे थे और किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, इसीलिए सक्सेना मंच से नीचे उतर गया। रिया आकाश की मुस्कुराहट को देखती है और फिर उसकी जीभ उल्टी हो जाती है। वह जानती है कि आकाश ने ही यह किया होगा, लेकिन वह क्या कह सकती है? मैं इस आदमी को खुद नहीं संभाल सकती। लेकिन फिर सक्सेना ने उसे और मीरा को परेशान किया था, जो वाकई बहुत परेशान करने वाला था। आकाश और रिया डांस फ्लोर से उतरकर अपनी सीटों पर वापस आ गए। गुड। अचानक आकाश के पेट में धड़कन बढ़ गई और उसका चेहरा अचानक बदल गया। मैं बाथरूम जा रहा हूं, अपनी मर्जी से मत जाना, आकाश ने अपना पेट ढकते हुए रिया से धीरे से कहा। फिर वह जल्दी से उठा और हॉल से बाहर चला गया। रिया ने आकाश को जल्दी से देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया और उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। रेड वाइन के घूंट पीते हुए रिया को धीरे धीरे सिर में असामान्य चक्कर आने लगे। ठीक इसी समय आर्यन मुस्कुराते हुए आया। रिया का छोटा सा हाथ थामे और मुस्कुराते हुए बोला, रिया, तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आराम करने में मदद करूं? नहीं। रिया दिल में घबरा गई और जल्दी से आर्यन के हाथ झटक दिए। रिया, क्या आपको चक्कर आ रहा है? आर्यन ने मजाक किया। उसकी आंखें चौंधियां गईं और उसका दिमाग और भी ज्यादा चक्कर खा रहा था। जब उसने आर्यन के शब्द सुने तो रिया को अचानक कुछ भयानक ख्याल आया। उसने अपने दांत पीस लिए और आर्यन को घूरने लगी। आर्यन, तुमने क्या किया? एक शब्द भी पूरा नहीं हुआ था
और रिया एक अश्वेत के सामने आर्यन पर गिर पड़ी। मिस मल्होत्रा थक गई हैं, उसे आराम करने में मदद करो, आर्यन ने एक नौकरानी से कहा। जी हां मिस्टर खन्ना। नौकरानी जल्दी से आगे आई और रिया को उठाने में मदद की। जब वह बाथरूम में आया तो आकाश का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था और उसके पेट में आवाज आने लगी। अरे तुम मेरे साथ खेल रहे हो? आकाश का चेहरा थोड़ा उग्र था। अभी मेरे खाने में कुछ था। सामान्य जहर को आकाश हल्की गंध से पहचान सकता है, लेकिन यह किसी प्रकार का शक्तिशाली रेचक होना चाहिए, जहर नहीं, और आकाश को इसका पता नहीं चला। मैंने सोचा था कि अगर आर्यन मुझसे निपटना भी चाहे तो वह इतना निम्न स्तरीय तरीका नहीं अपनाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं लापरवाह हो जाऊंगा। आकाश का चेहरा गरिमापूर्ण था। अब वह अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। वह अपनी आंतरिक शक्ति से दस्त का विरोध नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से अपनी कमीज की जेब से एक नाजुक छोटा डिब्बा और उसमें से 9 चांदी की सुइयां निकाली। ऊपरी शरीर के कपड़े उतारो, आकाश के दाहिने हाथ लहराया। चकाचौंध कर देने वाली गति से जल्दी से चांदी की सुई को ऊपरी शरीर के कई एक्यूपॉइंट्स में बांध दिया। यदि आप ऊर्जा का संचालन नहीं कर सकते हैं तो चिकित्सीय प्रभाव बहुत बुरा होगा, लेकिन यह सिर्फ एक रेचक है और यह आकाश को असहाय नहीं बनाएगा। लगभग 5 मिनट बाद आकाश ने उपचार समाप्त किया, अपने पेट में गंदी चीजों को बाहर निकाला और जल्दी से बाथरूम से बाहर चला गया। बस इस समय एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी आया और आकाश के सामने रुक गया। बूढ़ा आदमी मिस्टर वासु था। वह आकाश को ठंडेपन से देखता था, बिल्कुल एक मरे हुए आदमी की तरह। आकाश ने बूढ़े आदमी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने पाया था कि वह एक साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने बस एक दूसरे को देखा और किसी ने पहले बात नहीं की। आकाश ऊब गया और वहां से जाने ही वाला था। युवक, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मिस्टर वासु ने आकाश का रास्ता रोक लिया। आकाश ने बिना किसी भाव के पूछा, तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो? मिस्टर वासु ने आकाश के शब्दों का अंदाजा था। मिस्टर वासु के रूखे चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। युवक, तुमने किसी को नाराज किया है? मैंने अनगिनत लोगों को नाराज किया है। इसमें अजीब क्या है? आकाश ने ठंडे स्वर में कहा। युवक, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम नाराज नहीं कर सकते। खन्ना परिवार के युवा स्वामी ने मुझे तुम्हें एक अच्छे नाटक में आमंत्रित करने के लिए बुलाया है। बूढ़े वासु ने मजाक किया। आकाश ने अपनी भौहें उठाई और कहा, मैं समझ गया। क्या तुम्हें आर्यन खन्ना ने भेजा है? लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं और किस नाटक में जाऊं? नाटक की नायिका मिस मल्होत्रा हैं, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आर्यन खन्ना कहां है? आकाश का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसकी आंखों में अचानक हत्या का तीव्र भाव भर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यन ने किसी को उसे ले जाने के लिए दवा लेने भेजा। वह रिया पर हमला करना चाहता था। युवक, तुम बहुत होशियार हो। मिस मल्होत्रा पहले से ही खन्ना परिवार के युवा स्वामी के शयन कक्ष में हैं। अब असर का हिसाब लगाने का समय है। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कौन सी दवा ली? प्रकृति पुरुषों और महिलाओं के लिए ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक दवा है। खन्ना परिवार के युवा स्वामी ने मुझे आने के लिए कहा, यानी तुम्हें पकड़ने के लिए, ताकि तुम देख सको कि मिस मल्होत्रा उससे कितना प्यार करती है। यह भी दिलचस्प है, मिस्टर वासु ने उपहास से कहा, और उनका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। मिस्टर वासु को आश्चर्य हुआ कि वर्तमान आकाश उन्हें आश्चर्यचकित नहीं कर रहा था। यह आगे और भी दिलचस्प है आर्यन खन्ना। मैं उसे मारने से पहले तुम्हें मार दूंगा। आकाश की आंखों में धुंध छा गई। तुम मरना चाहते हो? बूढ़ा वासु क्रोधित हो गया और उसने अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाई। उसने इसे सीधे आकाश की छाती पर फेंक दिया। ऐसा लगता है कि यह मुट्ठी शक्तिशाली नहीं है और इसकी गति बेहद तेज है, तेज हवा के साथ। इस मुट्ठी की शक्ति के साथ मिस्टर वासु की चाल एक गाय को गिराने के लिए पर्याप्त है, आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली। यह देखकर कि आकाश हिला भी नहीं और चकमा भी नहीं दिया, मिस्टर वासु ने खुद से कहा, यह लड़का खबरों में इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह सिर्फ एक अतिरंजित कढ़ाई वाला तकिया है।
मिस्टर वासु को लगता है कि वह तोंकियाओ के बाद के चरण में पहले से ही एक विशेषज्ञ हैं और सामान्य 4 सितारा विशेषज्ञ भी उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ऐसा नौजवान लड़का मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? यह देखकर कि मिस्टर वासु की मुट्ठी उसकी छाती पर लगने वाली थी, आकाश घबराया नहीं। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक हाथ से उसे नोच लिया। एक भयंकर गति के साथ उसने उसे अवशेष में बदल दिया। एक पंजे से उसने मिस्टर वासु की दाहिनी मुट्ठी पकड़ ली। अगले ही पल आकाश ने एक पंजे से मिस्टर वासु के हाथ को रोक दिया और उसके हाथों पर कई खूनी खरोंचें छोड़ दी। जेड पंजा! बूढ़े वासु का चेहरा बहुत बदल गया और उसने जल्दी से कहा, मत। इससे पहले कि वह पूरा करता, आकाश का चेहरा भावहीन था और उसके दाहिने पंजे ने खरोंच कर मरोड़ दिया। क्लिक! टूटी हुई हड्डी की आवाज कानों को साफ सुनाई दे रही थी। बूढ़े वासु का चेहरा मुड़ गया था और उसका मुंह तीखा था। पूरी दाहिनी मुट्ठी नरम हो गई और उसके हाथ की हड्डी आकाश ने तोड़ दी। आकाश एक तरह के क्षैतिज प्रशिक्षण कुंग फू का उपयोग करता है जिसे जेड पंजा कहा जाता है। जब तक उसके शरीर की ताकत पर्याप्त है, वह अकेले क्रूर बल का उपयोग कर सकता है। आकाश अब आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए इस तरह का बकवास कौशल उसके लिए उपयोगी था। बूढ़े वासु को उसके शरीर ने नीचे जाने के लिए मजबूर किया। आकाश का चेहरा ठंडा था और उसने लात मारी। मिस्टर वासु उछलकर बाथरूम की दीवार से जोर से टकराए, जिससे बहराह करने वाली आवाज आई, खांसी। बूढ़े वासु के मुंह से खून की धार बह निकली। उसे एक बार शक हुआ कि क्या उसे मतिभ्रम का अनुभव हुआ है। मेरे सामने उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल नहीं किया। वह अकेले क्रूर बल से मुझे आसानी से चोट पहुंचा सकता है। मिस्टर वासु के चेहरे पर घबराहट के निशान दिखाई दिए। उसके सामने युवक की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। तुम तो बस पीरियड मास्टर हो, मिस्टर वासु ने मुश्किल से कहा। मुझे बातूनी होना पसंद नहीं है। कृपया मुझे बताओ कि आर्यन खन्ना कहां है, अन्यथा मैं तुम्हें ऐसे जीने दूंगा जैसे तुम मर गए हो। जैसे ही ठंडी आवाज आई, आकाश ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक चांदी का पतला उड़ने वाला चाकू उसकी उंगलियों पर तेज गति से घूम गया। चांदी का उड़ने वाला खंजर पतला था, जिसका आकार विलो के पत्ते जैसा था। यह चमकदार और सलवटों से चमकीला था। यह लोगों को एक प्रकार की तेज सांस देता था। आकाश के शरीर पर केवल 3 चांदी के फेंकने वाले चाकू थे। आकाश आमतौर पर उनका उपयोग नहीं करता था, क्योंकि वे जहरीले होते थे और खून देखने पर उसका गला नहीं मार सकते थे। फेंकने वाले चाकू के अजीब आकार को देखते ही मिस्टर वासु का चेहरा अचानक भयभीत हो गया, मानो उसने कुछ भयानक सोचा हो। वह बुदबुदाया, विलो पत्ता फेंकने वाला चाकू तुम हो। कहा जाता है कि ब्लड डायमंड की सूची में एक शीर्ष हत्यारा है। उसके गुप्त हथियार कमाल के हैं। हत्यारे के शरीर पर अक्सर विलो के आकार का एक फेंकने वाला चाकू होता है। कहा जाता है कि हत्यारा भी लगभग 20 साल का है। क्या यह उसके सामने वाला है? मुझे बस यही उम्मीद है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। आर्यन खन्ना ने मुझे यह सब करने के लिए कहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं मरूंगा। बूढ़ा वासु बुरी तरह डर गया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इस दुष्ट आत्मा के साथ मुसीबत में पड़ जाएगा। आकाश ने मुंह बनाया, मुझे जल्दी से आर्यन खन्ना के पास ले चलो। हाँ हाँ। मिस्टर वासु खड़ा हुआ, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जल्दी से आकाश को रास्ते पर ले गया। स्वीट में रिया ने अपनी धुंधली आंखें खोलीं और उसके सिर में चक्कर आ गया। उसके पूरे शरीर में बुखार था। यह कहां है और मुझे क्या हुआ है? रिया ने सीधा होकर कनपटी को रगड़ा और चारों ओर देखा। रिया को याद आया कि उसे यहां लाया गया लगता है। क्या यह आकाश है? नहीं, आकाश तो बाथरूम में चला गया था। क्या यह? रिया के मन में एक बुरा एहसास था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक सुरुचिपूर्ण वर्साचे सिलवाया सूट पहने और अपने मुंह में एक गुलाब लगाए आर्यन खन्ना ने दरवाजा खोला और अंदर आया। आर्यन खन्ना, तुम क्या करना चाहते हो? रिया के सुंदर चेहरे पर घबराहट के निशान दिखाई दिए और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पीछे हट गई। आर्यन ने अपने मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान खींची और बिस्तर पर रिया की ओर चलता है। रिया, क्या तुम मुझे इतनी घिनौनी लगती हो? आर्यन ने अपने मुंह के कोने से गुलाब का फूल लिया और आह भरी। रिया ने गहरी सांस ली, शांत होने की कोशिश की और कहा,
आर्यन, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन प्लीज ज्यादा आगे मत बढ़ो। मेरा पहले से ही एक मंगेतर है। अगर तुमने मुझे फिर से इस तरह परेशान किया तो मैं कानूनी तरीकों से अपनी रक्षा करूंगी। कानूनी तरीके? हाँ हाँ रिया, तुमने जो कहा वह हास्यास्पद है। आर्यन ने एक फीकी मुस्कान दिखाई और कहा, पूर्ण अधिकारों और धन के सामने कानून क्या है? रिया, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मंगेतर कौन है, मैं उसे आज यह नाटक अच्छी तरह देखने दूंगा। कौन सा नाटक? रिया ने भौहें चढ़ाईं। इसे जानने देना ही अच्छा है। रिया, मुझे लगता है अब तुम्हें भी अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने चाहिए। आर्यन मुस्कुराया और अपने दांत दिखाए। रिया का दिल घबरा गया। दरअसल जागने के बाद उसे पूरे शरीर में जलन महसूस हुई और उसके गाल असामान्य रूप से गर्म हो गए। आग का एहसास और भी तेज होता जा रहा था और पैरों के बीच हल्का सा घर्षण आपको एक अवर्णनीय कंपकंपी का एहसास दिलाएगा। यह एहसास बिल्कुल असामान्य था। तुमने मेरे साथ क्या किया है? रिया को लगता है कि उसके पूरे शरीर की ताकत धीरे धीरे गायब हो रही है और उसका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। रिया, इतना घबराओ मत। बात बस इतनी है कि तुमने पहले जो रेड वाइन का गिलास पिया था उसमें दवा ले ली थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कौन सी दवा ली थी? रिया ने घबराहट में पूछा। अच्छा सवाल है। क्या यह कोई नया विदेश में विकसित किया गया कोई शक्तिशाली मतिभ्रम है या कोई चापलूसी वाली दवा? आर्यन के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान है। बेशर्म। रिया का शरीर नरम पड़ गया और उसका दिमाग तेज चक्कर से भर गया। उसने खुद को समझदार बनाए रखने के लिए अपनी जीभ की नोक काट ली। वह दहाड़ी, आर्यन खन्ना, तुम मुझे मार सकते हो। एक महिला को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं है। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक ऐसी महिला हो जिसे पता नहीं है कि क्या करना है। आर्यन खन्ना को पैसा पैसा, शक्ति और शक्ति चाहिए। वह पूरे भारतीय राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान पर हो सकता है और वह काले और गोरे दोनों पर हावी हो सकता है। तुम चाहे कितनी भी घमंडी क्यों ना हो, क्या आर्यन खन्ना तुम्हारे लायक नहीं होगा? आर्यन खन्ना, सवाल यह नहीं है कि तुम लायक हो या नहीं, मुझे तुमसे घृणा है बस। रिया दहाड़ी। आर्यन का चेहरा थोड़ा क्रूर हो गया। उसने एक हाथ से रिया के पैर दबाए और दहाड़ा। क्या तुम मुझे नापसंद करती हो? तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो? मुझे परवाह नहीं है कि तुम घृणा करती हो या नहीं। जब तक वह महिला है जिससे मैं प्यार करता हूं, मुझसे भागने की कोशिश मत करना। रिया घबरा गई और संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन वह हिल नहीं सकी। उसकी उठी हुई भुजा की ताकत भी गायब हो गई। क्या तुम अपने स्वच्छ शरीर को, जो 20 साल से भी ज्यादा समय से ऐसे बेशर्म दरिंदों के हाथों में रखा है, बर्बाद करना चाहती हो? जरा सोचो। रिया की आंखों से आंसू की 2 बूंदें निकल आईं। उसने कल्पना की कि आकाश उसके सामने प्रकट हो और उस कमीने को उसके सामने पीट दे। आर्यन खन्ना ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, रिया, तुम अब भी आकाश नाम के उस लड़के पर भरोसा तो नहीं कर रही हो? हाँ, सच कहूं तो मैंने उसे अभी अभी एक बड़ा तोहफा दिया है। अगर तुमने आर्यन खन्ना की किसी औरत को लूटने की हिम्मत की तो तुम मौत की तलाश में हो। तुमने आकाश के साथ क्या किया? रिया का चेहरा एकदम बदल गया और वह चीखी। अच्छा, क्या तुम सच में उसे देखना नहीं चाहती? जल्द ही वह तुम्हारे सामने होगा। मैं उसे एक अच्छा नाटक दिखाने वाला हूं। आर्यन ने व्यंग्य किया। तुम क्या करना चाहते हो? रिया की आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या? बिल्कुल, उसे अच्छी तरह देखने दो। तुम बिस्तर पर इस औरत को गुस्से से देख रहे हो। आर्यन खन्ना, हाँ, इस कमरे में हर जगह कैमरे लगे हैं और उस समय लिए गए वीडियो संग्रह करने लायक होंगे। आर्यन बेशर्मी से मुस्कुराता है और काले रेशम में लिपटे रिया के जेड पैरों को घूरता है। उसके पैरों पर नियंत्रण बहुत अच्छा था। काले रेशम में एक अनोखी दृढ़ता थी, खासकर उसके पैर एकदम सही थे। रिया ने अपने दांत पीस लिए। आर्यन खन्ना, तुम बदमाश। तभी डोंग 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 दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। अंदर आइए। आर्यन मुस्कुराया। वह जानता था कि यह मिस्टर वासु ही होंगे जो आकाश को लेकर आए हैं। निश्चित रूप से मिस्टर वासु आकाश के साथ निजी कमरे में चले गए। आर्यन ने आकाश को मिस्टर वासु के पीछे खड़ा देखा। उसने सोचा कि आकाश मिस्टर वासु की ताकत से डर गया है और उसके दिल में तिरस्कार का एक निशान उभर आया। लड़का पहले बहुत घमंडी था,
शक्तिशाली मिस्टर वासु के सामने क्या उसने हार नहीं मानी? आर्यन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर आकाश, आर्यन खन्ना प्रतिभाओं को सबसे अधिक महत्व देता है। आकाश। रिया का सिर चक्कर खा रहा था और उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली थी, लेकिन वह हैरान और डरी हुई थी जब उसने देखा कि आ रहा व्यक्ति आकाश था। आर्यन के स्वभाव के अनुसार आकाश से निपटना असंभव नहीं है, यह शायद एक स्थिति है। आकाश ने बिस्तर पर रिया को देखा और यह देखकर राहत मिली कि महिला का उल्लंघन नहीं हुआ था। तुम क्या हो? आकाश ने आर्यन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन गुस्सा हो गया, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने सिर्फ एक व्यंग्य के साथ कहा, एक व्यक्ति जो वर्तमान मामलों को जानता है वह एक नायक है। मिस्टर आकाश बहुत घमंडी है। क्या उनके पास घमंडी होने की पूंजी हो सकती है? आकाश ने बिना किसी भाव के कहा। आर्यन खन्ना। आकाश की नजर में आर्यन का जिक्र करना बेकार था। उस जमाने में जब अनगिनत हत्याएं हो रही थीं, आकाश किसी को भी मारने की हिम्मत कर सकता था। आर्यन का रुतबा ज्यादा नहीं था। तुम कितने घटिया इंसान हो, मरने के बाद मुझे डांटने की हिम्मत करोगे? आर्यन को आखिरकार गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया, डरने की कोई बात नहीं है। आकाश दो आंखों से आर्यन को घूर रहा था और उसके मुंह के कोने में एक गंभीर मुस्कान उभर आई। आकाश को घूरते हुए आर्यन को अपने पीछे एक सिहरन महसूस हुई, मानो उसने उस पल आकाश के साथ अपनी जगह बदल ली हो। हालांकि जैसे ही आर्यन की नजर अपने बगल में खड़े बूढ़े वासु पर पड़ी, उसे फिर से सुकून मिला। मैंने सोचा मिस्टर वासु मेरे साथ हैं तो मुझे जरा भी डर नहीं लगता। खन्ना परिवार के नए उत्तराधिकारी के रूप में उसके पिता ने मिस्टर वासु को 1 साल से ज्यादा समय के लिए अपने साथ रखने की व्यवस्था की थी। आर्यन ने धीरे धीरे मुंबई शहर के तस्करी बाजार पर कब्जा कर लिया था और उसकी स्थिति आसान नहीं थी। उसके दुश्मनों ने कई बार उसकी हत्या कर दी थी। हर बार मिस्टर वासु ही थे जो खुद को खतरे से बाहर निकालते थे। अच्छा मिस्टर आकाश, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंबई शहर में मुझे डांटने की हिम्मत की। खैर, मैं आज आपके लिए एक अच्छा नाटक लाया हूं। आर्यन ने व्यंग्य किया। आकाश उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। वह सीधे बिस्तर पर गया और रिया का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। वह उससे गर्मी भी पा सकता था। रिया ने आकाश को एक सुंदर लाल चेहरे के साथ देखा। उसकी खूबसूरत आंखें भ्रमित थीं और उसने धीरे धीरे अपनी औषधीय शक्ति खो दी थी। एक चुटकी नाड़ी। आकाश ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में वह दवा ले ली है। आकाश उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और रिया कमजोरी से कहती है, आकाश जाओ आर्यन, वह तुमसे निपटने वाला है। रिया ने ऑर्किड की तरह सांस छोड़ी और उसका शरीर अब कोई ताकत नहीं लगा सकता था। फिर भी क्या महिलाएं बचना चाहती हैं? कैसी मूर्ख महिला है। आकाश ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा और उसकी आंखों में एक हल्का रंग चमक उठा। तुम क्या करना चाहते हो? यह देखकर कि आकाश ने रिया को पकड़ रखा है, आर्यन का चेहरा बदल जाता है। क्या यह लड़का बूढ़े वासु के अधीन नहीं है? क्या यह बहुत साहसी है? आर्यन, आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं। आकाश की नजर एक पल के लिए हॉल में घूमी और उसे 16 निगरानी कैमरे मिले। यह देखकर कि आकाश की नजरें दूसरी ओर चली गईं और उसने सीधे खुद को नहीं देखा। आर्यन बहुत गुस्से में था और उसने बूढ़े वासु से कहा, बूढ़े वासु, पहले इस लड़के के हाथ पैर तोड़ो और उन्हें एक तरफ बांध दो। मिस्टर वासु बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े रहे। मिस्टर वासु, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरे सामने से इस कचरे को हटा दीजिए। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं और बूढ़े वासु को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। बूढ़ा वासु मेरी ही बातें कैसे नहीं सुन सकता था? आर्यन, तुमने मेरी मंगेतर को दवा देने की हिम्मत की। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम मौत की बजाय जिंदगी का स्वाद चखना चाहते हो? आकाश ने व्यंग्य किया। आर्यन ने गुस्से से कहा, तुम अभी भी मेरे सामने चौड़ा होने का नाटक कर रहे हो। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम रिया की बराबरी इस घटिया कचरे से कर सकते हो? आकाश ने रिया को पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। आकाश की उदासीनता के भाव को देखकर आर्यन को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। अचानक
उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा आकाश उतना सीधा साधा नहीं था जितना उसने सोचा था। आर्यन ने मुंह में लार भरी कुछ कदम पीछे हटा और मिस्टर वासु के पास आ गया। आकाश को आते देख आर्यन आखिरकार डर गया। उसने बूढ़े वासु के कपड़े खींचे और घबराहट में कहा, वासु, मिस्टर वासु, मेरे लिए इसे मार डालो। बूढ़े वासु का चेहरा हरा हो गया। आर्यन मिस्टर वासु के पीछे छिप गया और आकाश पर चिल्लाया, आकाश, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। मिस्टर वासु के यहां रहते हुए तुम आज जरूर मर जाओगे। मिस्टर वासु, जब तक तुम मेरे लिए इस लड़के को मारोगे, रिया तुम्हें पहले खेलने देगी। मिस्टर वासु, क्या तुम्हें खूबसूरत औरतें ज्यादा पसंद नहीं हैं? आर्यन ने बूढ़े वासु के कपड़े पकड़े और मदद मांगी। चांटा, जोर से थप्पड़ की आवाज आई। मिस्टर वासु ने आर्यन को सीधे थप्पड़ मारा। उसका गुस्से से भरा चेहरा हरा और सफेद हो गया। तुमने मेरा इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मिस्टर वासु सचमुच रोना चाहते थे। आर्यन, जो कमीना है, खुद को मारना चाहता है और मुझे पानी में घसीटना चाहता है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आर्यन स्तब्ध रह गया। उसने अपना लाल और सूझा हुआ दाहिना चेहरा ढंक लिया और क्रूर बूढ़े वासु को देखा। वह स्तब्ध रह गया और पूछा, बूढ़े वासु, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्यों मारा? आर्यन, तुम हर तरह के बुरे काम करते हो और तुम मुझे अपने लिए बुरा करने के लिए मजबूर करना चाहते हो। मैं तुम्हारे व्यवहार को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भविष्य में मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मिस्टर वासु ने कहा। आर्यन पूरी तरह से मूर्ख था। यह क्या स्थिति है? मिस्टर वासु, ये दवा लेना तो नहीं भूले, है ना? वरना आप खुद ऐसा कैसे कर सकते हैं और ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? आर्यन खन्ना अपना मुंह खोलने ही वाला था कि मिस्टर वासु ने आकाश से कहा, मिस्टर आकाश, आर्यन खन्ना वाकई कोई चीज नहीं है। वो मुझे धमकाता और बहकाता था, लेकिन मैंने कुछ गलतियां की। लेकिन मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं एक नया चेहरा बनाऊंगा। आर्यन डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें चौड़ी होकर बूढ़े वासु को घूर रही थीं, मानो वो बूढ़े वासु को जानता ही ना हो। उसने डरते हुए कहा, बूढ़े वासु, तुम ऐसा कैसे? चुप रहो आर्यन, तुम कमीने, मुझे तुम्हारे साथ रहने से नफरत है। मिस्टर वासु का बूढ़ा चेहरा दहशत से भरा था। मैंने मन ही मन सोचा, आर्यन, तुम किसके लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे मत खींचो। मैं कुछ और साल खुश रहना चाहता हूं। आकाश हंसता है और मिस्टर वासु के बदसूरत प्रदर्शन को देखता है। यह थोड़ा दिलचस्प है। हालांकि एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के रूप में इस स्तर तक पहुंचना भी एक अद्भुत बात है। आर्यन खन्ना मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है। उसे जल्द ही पता चल गया कि मिस्टर वासु ने ऐसा क्यों किया। आकाश के सिकुड़े हुए भाव को देखकर आर्यन ने पहले ही एक भयानक परिणाम के बारे में सोच लिया था। मिस्टर वासु आकाश से डरता है। आर्यन इस विचार पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन वास्तव में मिस्टर वासु को आकाश से डरने का केवल एक ही कारण था। आकाश मिस्टर वासु से ज्यादा शक्तिशाली है। आर्यन इतना डर गया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वह और अधिक गुस्सा नहीं कर सका। उसने जल्दी से दया की भीख मांगी। आकाश, मिस्टर आकाश, तुम्हें कुछ कहना है? जब तक तुम मुझे जाने दोगे मैं तुमसे कुछ भी वादा करूंगा। आकाश का चेहरा भावहीन था। जैसे जैसे वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, आर्यन का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें असीम भय से भरी थीं। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं रिया को फिर कभी नहीं छूऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूं। आकाश ने ठंडे स्वर में कहा। 1 मिनट बीत गया है। आर्यन, जाओ और अपनी कब्र में पश्चाताप करो। जैसे ही ये शब्द निकले, आकाश एक हाथ से आर्यन पर वार करने ही वाला था। आकाश, नहीं, उसे मत मारो। रिया ने अपनी बाहों में हाथ डालकर आकाश को थाम लिया। आकाश ने भौहें चढ़ाईं और रिया की ओर देखा, जो पसीने से तरबतर थी। उसने कहा, इस तरह का इंसान मौत के लायक है। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मुझे उसे न मारने का कोई कारण बताओ। आकाश, मत करो। तुम उसे मार डालोगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। रिया ने तर्क का एक अंश रखा और हाँफने लगी। रिया की उपस्थिति को देखकर आकाश ने आह भरी।
वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि आर्यन को मारने से परेशानी होगी, लेकिन वह इसे निगल नहीं सकता था। दूसरा पक्ष खन्ना परिवार का उत्तराधिकारी है। इसके अलावा कमरा पहले से ही कैमरों से सुसज्जित है, इसलिए दूसरे पक्ष को देर सवेर पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ था। अगर आकाश ने अब आर्यन को मार दिया तो यह निश्चित रूप से खन्ना परिवार के पागलपन भरे बदले की ओर ले जाएगा। अतीत में केवल एक खन्ना परिवार था और आकाश पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब जब वह एक सफलता हासिल करने वाला है और उसके सभी कौशल खो गए हैं, तो खन्ना परिवार अभी भी उसे बहुत परेशान करेगा। विशेष रूप से आकाश अपने आसपास के लोगों को शामिल नहीं करना चाहता। रिया सही हो सकती है। यह देखकर कि आकाश का चेहरा डगमगा गया, आर्यन ने बार बार दया की भीख मांगी। आकाश, मिस्टर आकाश, जब तक आप मुझे जाने देंगे मैं आपसे कुछ भी वादा करता हूं। आकाश ने गुस्से में कहा, रिया की खातिर मैं आज तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आकाश का दाहिना हाथ लड़खड़ाया और एक चाकू अचानक फट गया। पूफ! आकाश का चाकू आर्यन खन्ना के नाजुक हिस्से में घुस गया। तीव्र दर्द ने आर्यन के चेहरे को अचानक मरोड़ दिया और उसने एक चीख की तरह चीखा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया और उसके निचले शरीर से बहुत सारा खून बह निकला। बूढ़े वासु ने एक तरफ यह दृश्य देखा और उसे अपने नाजुक हिस्से में सुस्त दर्द महसूस हुआ और खोपड़ी में सुन्नता महसूस हुई। किसी आदमी को मारना उसे सीधे मारने से भी बदतर है। मिस्टर आकाश, क्या मैं अब जा सकता हूं? मिस्टर वासु का माथा ठंडा और पसीने से तर था और उसने कांपते हुए पूछा। छोड़ो, बेशक तुम अब जा सकते हो, आकाश ने बिना किसी भाव के कहा। मिस्टर वासु इतने खुश थे कि उन्हें राहत मिली। शुक्रिया मिस्टर आकाश। यह कहकर मिस्टर वासु मुड़ने और जाने के लिए तैयार हो गए। आकाश ने एक हाथ से अपने पंजे बनाए और उसके बलशाली जेड पंजे सीधे बूढ़े वासु के गले पर जा लगे। हिस्सा मिस्टर वासु की प्रतिक्रिया से पहले ही उसके गले में कई तेज उंगलियां खरोंच गईं और दरार से खून के छींटे मारने लगीं। आह! एक धीमी चीख के साथ मिस्टर वासु खून के एक कुंड में गिर गए और आकाश को फटी आंखों से घूरने लगे। तुम मुझे जाने के लिए नहीं कह रहे थे। आकाश की अभिव्यक्ति उदासीन थी। मैंने तुम्हें जाने दिया, बस तुम्हें मरने दिया। मिस्टर वासु ने आकाश की ओर इशारा किया और उनकी पुतलियां फैलती रहीं। उन्होंने अपनी आखिरी चीख मारी और जमीन पर गिर पड़े। आकाश ने रिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। रिया ने बेहोशी सी महसूस की। आकाश चिंतित था और कुछ सोच नहीं पा रहा था। बहुत कुछ, वह यहां से जल्दी ही निकल सकता है। गलियारे के अंत में खिड़की पर आकाश ने लेस वाली खिड़की पर जोर से प्रहार किया। वाह! आकाश ने खिड़की को छेद दिया और कांच के टुकड़े बिखर गए। आकाश ने रिया को अपनी बाहों में पकड़ लिया और क्रूज जहाज के डेक से बाहर कूद गया। खिड़की के पास कोई जमीन नहीं थी और उसके नीचे समुद्र था। आकाश एक हाथ से खिड़की के किनारे को पकड़ता है, अपने शरीर को दाईं ओर हिलाता है और दूसरी खिड़की के कोने को पकड़ लेता है। डेक से लगभग 50 मीटर दूर आकाश अब केवल एक हाथ से ही सहारे की तरह काम कर सकता था और रिया को भी पकड़े हुए था, इसीलिए हिलना डुलना मुश्किल था। ऊर्जा का इस्तेमाल न करना परेशानी भरा है, वरना मैं अपने हल्केपन के कौशल का इस्तेमाल करके सीधे ऊपर उड़ सकता था। लगभग 3 मिनट बाद आकाश कहीं खिड़की के किनारे पर पैर रखकर कूदा और डेक पर उतरा। कौन? डेक पर मौजूद कई अश्वेत अंगरक्षकों ने खबर सुनी और अपनी नजरें आकाश की तरफ घुमा लीं। मैंने उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। अंधेरे में कुछ धुंधली चांदी की रोशनियां चमकीं, साथ में वाह वाह की तेज आवाज भी। चीख सुनाई दी। कई अंगरक्षकों की जांघों में चाकुओं के निशान थे। आकाश ने रिया को उठाया और चुपचाप किसी साए की तरह बाहर भागा। कुछ सांसें लेने के बाद वह डेक से उतरकर घाट के किनारे पहुंच गया। एक फुसफुसाहट के साथ वह चमक उठा। घाट के बाएं और दाएं तरफ खड़े अंगरक्षक यह खबर सुनकर इधर उधर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्यों? क्या अभी अभी कोई चीज उड़कर आई है? एक अंगरक्षक ने उत्सुकता से पूछा। कोई चिड़िया होगी, एक और अंगरक्षक ने अपना सिर खुजलाया। आकाश की गति को देखते हुए अगर निगरानी कैमरे ने उसे पकड़ भी लिया होता
तो भी वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। ज्यादा से ज्यादा तस्वीर में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी और उसे कोई मानव आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। आकाश को क्रूज शिप पर आर्यन खन्ना के कमरे में बड़ी संख्या में निगरानी कैमरे मिले थे। उसकी क्षमता से निगरानी कैमरों को नष्ट करना आसान था, लेकिन आकाश ने ऐसा नहीं किया। खन्ना परिवार मूर्ख नहीं था, जांच से पता चल जाएगा कि वह जरूर वहीं होगा। आकाश ने खन्ना परिवार को बस एक नाटक देखने दिया और वैसे उसने खन्ना परिवार की बारीकियों को परखने के लिए मिस्टर वासु को एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि वह अपनी छोटी बहन से खन्ना परिवार के बारे में जानता था, फिर भी आकाश को यह नहीं पता था कि खन्ना परिवार कितना गहरा है और उसमें कितने विशेषज्ञ हैं। अगर यह सिर्फ मिस्टर वासु हैं तो मैं और ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। स्वर्ण बंदरगाह के पास पार्किंग स्थल पर आकाश ने रिया को BMW पर बिठाया। BMW स्टार्ट हुई और जल्द ही चली गई। आकाश रिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी चला रहा था। कुछ सांसों के बाद उसकी गति 230 गज तक बढ़ गई और वह बिजली की तरह स्वर्ण बंदरगाह से निकल गया। आर्यन खन्ना की दुखद स्थिति को देखकर खन्ना परिवार कल पागल हो जाएगा, यह सोचकर आकाश के होंठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। इस समय उसकी बाहों में रिया जागती हुई प्रतीत हुई, थोड़ा हाँफ रही थी और उसका छोटा मुंह अजीब प्रलोभनों से भरा था। दवा काम कर रही थी। आकाश का चेहरा गरिमामय था। मुझे उसे जहर उतारने के लिए ले जाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। यह कोई साधारण जहर नहीं था। जहर से छुटकारा पाना मुश्किल था। अगर यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता है तो रिया जलकर मर सकती है। जल्द ही रिया के हाथ बेईमान हो गए और उसका कोमल मुंह आकाश को लापरवाही से चूम रहा था। भले ही आकाश के पास दृढ़ संकल्प हो, वह रिया की पागल हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जिससे उसका दिल धड़क रहा था। वह राष्ट्रीय सौंदर्य की एक खूबसूरत महिला थी और आकाश हमेशा से उससे प्यार करता रहा था। अगर आप एक साधारण आदमी में बदल जाते हैं तो मुझे डर है कि आप रिया करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपने इस विचार के बारे में सोचा था। वह अभी भी अपने दिल में रिया का सम्मान करना चाहता था। इससे पहले कि यह महिला खुद से प्यार करती, आकाश उसे इस तरह से अपने अधिकार में नहीं रखना चाहता था। आकाश एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन रिया के लिए वह एक अच्छा आदमी बनने को तैयार है। रिया बेचैनी से अपनी शाम की पोशाक उतारना चाहती थी और आकाश ने उसे पकड़ लिया। मैं तुम्हारा आर्नी हूं, आकाश उदास होकर चिल्लाया। इस तरह की शराब का स्वाद खट्टा नहीं हो सकता। यह एक आदमी का दम घोंट सकती है। BMW नीचे एक होटल में चली गई। आकाश ने रिया को गले लगाया और होटल में चला गया। उसने एक डबल रूम खोला। लिफ्ट में कमरा 406 के दरवाजे के सामने आकाश ने अपने रूम कार्ड से दरवाजा खोला। आकाश, मैं गर्म हूं। कान के पास रिया की गर्म सांसों ने आकाश के दिल की धड़कन बढ़ा दी। यदि आप इसे खींचते हैं तो आकाश खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होगा। अपने मन में शत्रुतापूर्ण विचारों को दूर करने की कोशिश करते हुए आकाश ने रिया को बिस्तर पर लिटा दिया। जल्द ही रिया ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। आकाश ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे उतारने में मदद की। रिया आकाश को पकड़ रही थी। उसके हाथ बहुत बेईमान थे और वह कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। आकाश कड़वी मुस्कान के साथ ज्वलंत तस्वीर को देखता है। अभी अभी शांत हुई आग अचानक फिर से भड़क उठी। वह मुड़ता है और बाथरूम में जाता है। वह नल खोलता है और अपना चेहरा धोता है। फिर वह शांत हो जाता है। फिर आकाश ने अपनी बाहों से एक छोटा सा नाजुक डिब्बा और 9 चांदी की सुइयां निकाली। उपचार के बाद आकाश रिया को बाथरूम में ले जाता है और उसे नहाने में मदद करता है। उसके अपने सपने वास्तव में बेशर्म आकाश को बहकाते हैं और पुरुषों को लुभाने वाले कई तरह के आसन और क्रिया करते हैं। ऐसा लगता है कि आकाश उसके प्रलोभन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अपने कपड़े उतार देती है और ऐसा लगता है कि अब और नहीं। अगले दिन पर्दे के माध्यम से सुबह का सूरज बिस्तर को रोशन करता है और रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। मस्तिष्क अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन आत्मा अच्छी थी। मीरा, रिया ने अस्पष्ट रूप से पुकारा। उसने सोचा कि मीरा उसके बगल में सो रही है। जल्द ही रिया ने पाया कि यह गलत था।
यह उसका घर नहीं लग रहा था। रिया ने पलट कर पाया कि उसने केवल एक स्नान तौलिया पहना हुआ था। मेरे साथ क्या गलत है? रिया ने अपनी आंखें रगड़ी और उसके बगल का दृश्य और भी चौंकाने वाला था। मैंने एक आदमी को अपने बगल में सोते हुए देखा। यह एक लहर है। यह लंबा और सीधा है। यह लाल है, नग्न, ऊपरी शरीर पहने हुए, तंग और मजबूत मांसपेशियों को प्रकट करते हुए दाहिने कंधे पर 2 छिद्रित गोली के निशान हैं। रिया का सिर गुनगुना गया और उसने तुरंत पिछले सपने के बारे में सोचा। मैं जाऊंगी, वह सपना सच था। शर्म की तीव्र भावना रिया को अपने हाथों से अपना चेहरा ढंकने देती है। हालांकि दवा बहुत शक्तिशाली थी, रिया का मस्तिष्क अभी भी चेतना बनाए रखता था और धीरे धीरे याद करता था कि कल क्या हुआ था। आकाश ने अपनी आंखें खोलीं और जाग गया। कल रिया को उपचार देने के लिए आकाश बस थका हुआ था और उपचार अधिक समय तक चला। आकाश! रिया चौंक गई। उसने जल्दी से रजाई उठाई और कुछ बार पीछे हट गई। मैंने कहा, मिस मल्होत्रा, आपको मुझे एक राक्षस की तरह देखने की जरूरत नहीं है, है ना? आकाश ने अपना सिर खुजलाया और कहा, तुमने मेरे साथ क्या किया है? रिया ने शर्माते और चौंकते हुए पूछा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात एक खास महिला सेक्स शैतान बेचैन थी। मैंने उसका इलाज करने में उसकी मदद की। मैंने उसे नहलाने में भी मदद की। वैसे मैं उसे बाहर तक छोड़ आया था। वो अच्छी हालत में थी। छी! रिया का गला रुंध गया और उसके कान तक शर्म से लाल हो गए। आकाश, तुमने मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? रिया शर्मा गई और घबरा गई। आकाश के होंठों के कोने पर एक मुस्कान उभर आई। तुम्हें पता है कि तुम ऐसा करते हो या नहीं? रिया को लगता है कि आकाश ने ऐसा नहीं किया। बेशक औरतें अपने शरीर के बारे में जानती हैं, लेकिन कल रात हुई उस शर्मनाक घटना के बारे में सोचो। रिया लगभग छेद करने के लिए एक दरार ढूंढना चाहती थी। हे भगवान, यह तो शर्म की बात है। रिया शर्मिंदा हुई और आकाश से बोली, आकाश, तुम मेरे प्रति जिम्मेदार हो। आकाश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे परवाह नहीं। तुमने देखा, छुआ और पकड़ा है। तुम मेरे प्रति जिम्मेदार हो। रिया ने आंखों में आंसू भरकर अस्पष्ट स्वर में कहा। आकाश अवाक रह गया और बोला, जब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया है तो मैं फिर से जिम्मेदारी ले लूंगा। आकाश, अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। रिया ने ठंडी सांस ली। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में अभी भी एक मौका है मिस मल्होत्रा। अगली बार जब आप इसे मुझे भेजेंगी तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। रिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसके पास कोई अच्छा तरीका नहीं था। मैं एक और बार तुम्हारे सपने देखना चाहती हूं। ठीक है, सूरज तुम्हारे नितंबों पर चमक रहा है। जाओ, अपने दांत ब्रश करो और अपना चेहरा धो लो, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहकर आकाश लिविंग रूम से एक महिला की पोशाक ले आया। यह वही पोशाक थी जो उसने होटल मालकिन से विशेष रूप से मांगी थी। रिया ने कपड़े ले लिए और उसका दिल थोड़ा मीठा भी हुआ। यह लड़का काफी विचारशील लगा। चुपके से आकाश को देखा। रिया अपने दिल में थोड़ी उलझन में थी। यह स्पष्ट था कि इस तरह की बात हुई थी और यह आदमी बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। कल रात ऐसा ही था। यह लड़का जरा भी उत्तेजित नहीं हुआ। क्या यह कोई लकड़ी है? रिया का दिल थोड़ा उलझा हुआ है। उसे अपने रूप और फिगर पर पूरा भरोसा है। मुझे डर है कि मर्दों को इस हद तक का मोह छोड़ना पड़ेगा। क्या आकाश इसका विरोध कर सकता है? क्या इसलिए कि तुम उतनी आकर्षक नहीं हो? क्या यह सही नहीं है? हालांकि आकाश ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। रिया को राहत मिली, लेकिन किसी तरह आकाश ने कुछ नहीं किया जिससे रिया नाराज और उलझन में पड़ गई। रिया, मर्दों के बारे में तुम्हें यह ख्याल कब आएगा? रिया ने अपना सिर रगड़ा। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वे होटल की इमारत से बाहर निकल गए। रिया आखिरकार शांत हुई और कल रात हुई शर्मिंदगी के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। मुझे बताओ, कल रात क्या हुआ था? रिया ने शांत होने का नाटक किया। आकाश ने सिर हिलाया और रिया को बताया कि कल रात क्या हुआ था। तुमने आर्यन खन्ना को? यह जानने के बाद कि क्या हुआ, रिया थोड़ी देर के लिए अवाक रह गई। भगवान, यह खत्म हो गया है। आकाश का सामान छोड़ दिया गया है। क्या यह खन्ना परिवार से मौत को दावत देना नहीं है? रिया के ज्ञान के अनुसार
आर्यन खन्ना के पिता विक्रम खन्ना 56 वर्ष के हैं और आर्यन उनका इकलौता पुत्र है। अब आकाश ने सीधे आर्यन के बेटे और पोते को मार डाला है और भविष्य में पूरे खन्ना परिवार को मार दिया जाएगा। ये बहुत क्रूर है। आकाश, क्या तुम बिना सोचे समझे काम करते हो? रिया को सिरदर्द है। आर्यन खन्ना ने तुम्हें लगभग मार ही डाला था, उसे जीवित रखना अच्छा होगा। आकाश ने सूंघा। आकाश खुद की वजह से आर्यन के प्रति इतना उदार है। आकाश ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे वैसे भी नहीं मारा। यह खन्ना परिवार के लिए आश्चर्य की बात है। आकाश, खन्ना परिवार बहुत बड़ा है। अगर खन्ना परिवार तुमसे निपटना चाहता है तो वे बच नहीं सकते। आकाश, बेहतर होगा कि तुम भारत छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। रिया ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। हां, चलो भाग जाते हैं और मैं तुमसे वादा करता हूं। आकाश हंसा। रिया सुंदर और अवाक थी, लेकिन भागना एक अजीब आवेग की तरह लगता है। मैं मजाक कर रहा हूं। चिंता मत करो मिस मल्होत्रा, मैं ठीक रहूंगा। अगर खन्ना परिवार मुझसे निपटना भी चाहता है तो यह इतना आसान नहीं है, आकाश ने हल्के से कहा। आकाश के आत्मविश्वास भरे भाव को देखकर रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे लगता है कि आकाश के मन में कई रहस्य हैं। आकाश, क्या तुम मुझसे बहुत कुछ छिपा रहे हो? रिया पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। आकाश ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, कुछ बातें हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मैं वादा करता हूं कि बाद में बताऊंगा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। जब वे पार्किंग एरिया में पहुंचे तो आकाश ने ऑडी कन्वर्टेबल का दरवाजा खोला और वे उस पर बैठ गए। मिस मल्होत्रा, हम घर जाएं या काम पर? आकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले घर जाओ प्लीज, मुझे मिस मल्होत्रा मत कहो, मैं सुन सुनकर थक गई हूं, रिया चिल्लाई। ठीक है रिया, आकाश मुस्कुराया। मुझे रिया मत कहो। रिया शर्मा गई और आकाश को घूरने लगी। सोच रही थी कि यह आदमी इतना गुस्ताख क्यों है। अचानक मोबाइल फोन बज उठा। रिया ने उसे उठाया और अगला डायल दबाया। यह मीरा थी। मीरा बहुत चिंतित लग रही थी। रिया ने इच्छानुसार एक कारण ढूंढ लिया, यह कहते हुए कि उसने कल रात डिनर पार्टी में बहुत अधिक पी लिया था और एक रात के लिए क्रूज जहाज पर रुक गई थी। इस बीच खन्ना ग्रुप अंतरराष्ट्रीय भवन की सबसे ऊपरी मंजिल, आर्यन के पिता विक्रम खन्ना शुद्ध सोने से बने एक डेस्क पर बैठे थे। उसका चेहरा बहुत उदास था और चंद्र कैलेंडर की गंध उसकी नाक के पुल पर सुनहरे चश्मे में चमक रही थी। एक सफेद कोट में एक मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर अपने माथे पर ठंडे पसीने के साथ विक्रम खन्ना की मेज के सामने खड़े थे। इस आदमी के सामने जब तक एक शब्द खुद को इस दुनिया से गायब होने दे सकता है, वह उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करता। मेरा बेटा अब कैसा है? विक्रम खन्ना उदासीनता से बोला और उसके बूढ़े चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। मास्टर, आर्यन का जीवन ठीक है, लेकिन मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर हिचकिचाए और यह कहने की हिम्मत नहीं की। मुझे बताओ, मैं सच सुनना चाहता हूं। विक्रम खन्ना की आंखें धुंध से भरी थीं। मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर चौंक गए और जल्दी में कहा, हां मास्टर, आर्यन का स्थान पूरी तरह से टूट गया है। मुझे डर है कि भविष्य में कोई और मानवता नहीं है। धमाका! विक्रम खन्ना ने अपने निचले शरीर के सामने शुद्ध सोने की मेज को जोर से थपथपाया, जो पूरी तरह से ऐंठ गई। दूसरे शब्दों में, मेरा खन्ना परिवार खत्म होने वाला है? हां, शाबाश। मेरे दिल में भारी गुस्सा उमड़ आया। विक्रम खन्ना का चेहरा बेहद विकृत हो गया। डॉक्टर को हाथ हिलाया और कहा, तुम नीचे जाओ। हां। अधेड़ उम्र का डॉक्टर किसी माफीनामे की तरह दफ्तर से बाहर चला गया। कुछ सेकंड बाद काले सूट में एक आदमी कंप्यूटर लेकर दफ्तर में आया और विक्रम खन्ना से बोला, बॉस, वीडियो बंद कर दिया गया है, मुझे देखने दो। पर्दा बंद हो गया। आदमी ने कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से जोड़ा और एक वीडियो खोला। विक्रम खन्ना ने अपना सुनहरा चश्मा उतार दिया, अपने दाहिने हाथ को फलालैन के एक टुकड़े से पोंछा और बड़े पर्दे पर ध्यान केंद्रित किया। यह वीडियो उस रात आर्यन और मिस्टर वासु की हत्या का निगरानी वीडियो था और नायक स्वाभाविक रूप से आकाश था। वीडियो देखने के बाद विक्रम खन्ना का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। हालांकि निगरानी वीडियो में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन यह देखा जा सकता था कि मिस्टर वासु ने आखिरकार आकाश से दया की भीख मांगी। मिस्टर वासु एक विशेषज्ञ हैं
जिन्हें मैंने आर्यन के साथ रहने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया है। वह बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आकाश ने मिस्टर वासु को एक ही चाल में निपटा दिया। विक्रम खन्ना अपने चेहरे पर सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका। शिकारी, आकाश नाम के इस लड़के की ताकत के बारे में तुम क्या सोचते हो? विक्रम खन्ना ने काले कपड़े वाले आदमी से जल्दी से पूछा। शिकारी नाम के काले कपड़े वाले आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूं तो यह लड़का जेड पंजे का इस्तेमाल करता है और वह बहुत दबंग है, मानो दशकों से कड़ी मेहनत कर रहा हो। शिकारी ने फिर कहा, यदि आप जेड पंजे का इस स्तर तक अभ्यास कर सकते हैं तो इस लड़के का बाहरी कौशल बहुत मजबूत है। मिस्टर वासु हमारे फेंग्युन हॉल की शाखा के विशेषज्ञों में से एक हैं और उनकी ताकत कमजोर नहीं है। यह लड़का एक ही चाल में समस्या का समाधान कर सकता है। उसकी ताकत कहना मुश्किल है, 5 सितारा विशेषज्ञों की ताकत के करीब हो सकता है। विक्रम खन्ना का चेहरा एक बार फिर ऐंठ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, यह बच्चा, क्या उससे निपट सकते हैं? शिकारी ने बिना भाव व्यक्त किए सिर हिलाया। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह आदमी बहुत छोटा है, साथ ही जेड पंजे में उसका कुंग फू गहरा नहीं है। उसकी व्यापक ताकत बहुत मजबूत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस लड़के में कम उम्र में इतनी ताकत है, उसकी पहचान का पता लगाना बेहतर है। अच्छा। विक्रम खन्ना ने अपने दाहिने हाथ से मेज पर ठपठपाया और उसकी आंखों में प्रचंड रोशनी चमक उठी। आकाश, खन्ना साम्राज्य की महारानी को इस बदले का बदला लेने की हिम्मत मत दो और मैं कसम खाता हूं कि मैं मर्द नहीं बनूंगा। कार के अंदर रिया अपने दादा की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और उसने मिस्टर मल्होत्रा को फोन करके स्थिति स्पष्ट की। मिस्टर मल्होत्रा को उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतना कट्टर होगा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। उसका मानना था कि जब तक आकाश उसकी पोती के साथ है, उसकी पोती खतरे में नहीं होगी। औंडी की खुली छत वाली कार विला समुदाय में चली गई। घर वापस आकर आकाश आराम से सोफे पर बैठा था और मीरा रिया से बात करने के लिए दौड़ी। रिया, तुमने कल रात मुझे सचमुच बहुत परेशान किया। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मीरा ने एक लंबी सांस ली। रिया शर्मा गई। कल रात एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा मीरा ने सोचा था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, रिया ने खांसी के साथ कहा। आकाश, तुम एक अंगरक्षक हो, तुम कल रात रिया को वापस क्यों नहीं लाए? मीरा ने कहा। यह ठीक है मीरा, मैंने कहा था कि मैं रात के लिए वहां रहूंगा। मैं आकाश को दोष नहीं देती, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। रिया, तुम वास्तव में बदल गई हो। अब तुम आकाश को बोलने में मदद कर रही हो। रिया शर्मा गई और अपनी शर्मिंदगी को ढंकने के लिए खांसने लगी। उसने गुनगुनाया, तुम क्या बात कर रही हो मरी हुई लड़की, जल्दी काम पर जाओ। ठीक है मिस प्रेसिडेंट, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया हंस नहीं पा रही थी, लेकिन आर्यन को आकाश ने त्याग दिया है। यह अजीब है कि खन्ना का परिवार नाराज नहीं है। वे जरूर अपना और आकाश का बदला लेने आएंगे। यह सोचकर ही वह डर गई। दिन भर रिया हमेशा की तरह काम करती रही, लेकिन वह शांत नहीं हो पा रही थी। वह बेहद चिंतित थी कि खन्ना परिवार बदला लेगा, लेकिन एक दिन बाद खन्ना परिवार और खन्ना ग्रुप से कोई खबर नहीं आई। सब कुछ बहुत शांत लग रहा था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो मुसीबत के आने का इंतजार करना है। दिन भर बस उलझन में बीता। देर रात आकाश अचानक नींद से जागता है। उसका पूरा शरीर गर्म और सूखा है। अवचेतन रूप से वह अपने पेट के निचले हिस्से को छूता है और उसके शरीर में आंतरिक ऊर्जा अव्यवस्थित होने लगती है। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आकाश उठ बैठा और बेचैनी को दबाने की पूरी कोशिश की। ऊर्जा की अचानक गड़बड़ी शायद आज मेरी बेचैनी से संबंधित हो। आकाश के शरीर में ऊर्जा का प्रकोप एक टाइम बम की तरह था। जैसे ही इसे थोड़ा सा छुआ जाता, यह एक उग्र जानवर की तरह हमला करेगा। मनोदशा बेचैन है और आंतरिक ऊर्जा को उत्तेजित करना आसान है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी ताकत बहुत कम हो गई थी और मैं पहले की तुलना में संकट से निपटने में बहुत कम आश्वस्त था। आकाश के लिए, हालांकि खन्ना परिवार कोई विशालकाय नहीं था, यह अब उसे धमकी दे सकता था। आकाश को अपनी चिंता नहीं थी, बल्कि रिया की थोड़ी चिंता थी। कई वर्षों तक तलवार की धार पर चलते हुए आकाश ने अपनी अतुलनीय शक्ति पर भरोसा किया था। शक्ति खोने के बाद
उसे शांत करना मुश्किल था। आधे घंटे बाद आकाश के माथे से पसीना रिसने लगा और आखिरकार उसने अपने शरीर में आवेगी ऊर्जा को दबा दिया। हालांकि बेचैन ऊर्जा को दबा दिया गया था, एक बड़ी समस्या थी। इस मामले में आकाश 1 साल तक ऊर्जा को नहीं दबा सकता था। 1 साल की बात तो दूर, 2 या 3 महीने भी काफी थे। गहरी सांस लेते हुए आकाश ने मेज पर रखा गिलास उठाया और अपने मुंह में 1 गिलास पानी डाला। आकाश का चेहरा गरिमामय था। काश हम अभी कोई सफलता हासिल कर पाते। जब तक वह सफलता हासिल कर सकता, वह खन्ना परिवार को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता था। किसी भी स्थिति में हमें पहले तत्काल संकट से निपटना होगा। आकाश अपना सेल फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। आकाश को पता था कि उस्ताद इस समय अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसने सीधे कहा, उस्ताद, कुछ गड़बड़ है। तुम्हें क्या हुआ है? बूढ़ा चिल्लाया। आकाश ने सोचा कि वह गुरु बनने के योग्य है। वह उसे सचमुच समझ गया था और उसका अनुमान सही था। लगभग। अब स्थिति बदल गई है। मैं इसे 1 साल तक दबा नहीं सकता। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? आकाश ने भौहें चढ़ाईं। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक उतर गया। नालायक पोते, आसानी से तोड़ने की कोशिश मत करो। तुम जो अभ्यास करते हो वह शेंझाओ झिंग का कौशल है। यदि तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें एक ठंडा और यिन स्थान ढूंढना होगा और फिर इसे लिंगयुन पत्थर और कई प्रकार की गोलियों के साथ मिलाना होगा। अन्यथा विफलता की उच्च संभावना है और तुम विफलता के परिणामों को जानते हो। इन शब्दों को सुनने के बाद आकाश का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और फिर पूछा, क्या ऊर्जा को दबाने में मेरी मदद करने का कोई और तरीका है? दमन समाधान नहीं है। तुम्हें जल्दी से वापस आना चाहिए और तोड़ने की तैयारी करनी चाहिए, जो सबसे अच्छा विकल्प है। बूढ़े आदमी ने आलस्य से कहा। मैं अभी वापस नहीं जा सकता, आकाश ने हल्के से कहा। हाल ही में वह बहुत परेशानी में रही है। जब वह वापस जाएगी तो रिया निश्चित रूप से पीड़ित होगी। क्या तुम सच में मंगेतर से प्यार करते हो? बेवकूफ, नालायक पोते, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उससे कम संपर्क करो। क्या वह औरत किसी अनोखी उत्पत्ति की है? बूढ़े ने भौहें चढ़ाईं। गुरु, तुम हर समय क्यों छुपते रहते हो? क्या रिया की पहचान में कुछ गड़बड़ है? आकाश ने पूछा। तुम्हें किस बात की इतनी परवाह है? संक्षेप में, इस औरत की पहचान रहस्यमय है। बस उसकी रक्षा करो और उसे ज्यादा मत छुओ। बूढ़ा रोया। आकाश बूढ़े को समझाने में बहुत आलसी था और उसने पूछा, क्या ऊर्जा को दबाने का कोई और तरीका है? बूढ़े ने घुरघुराते हुए कहा, तुम्हारा शरीर अग्नि से बना है और तुम्हारी असली ऊर्जा बेचैन होना आसान है। तुम अग्नि पर केवल जहरीली अग्नि से ही हमला कर सकते हो या उसे यिन और ठंड के दबाव से नियंत्रित करने के लिए मजबूर कर सकते हो। पहले वाले के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जहरीली आग लगाना बहुत दुर्लभ है। दूसरे वाले के लिए तुम असली ऊर्जा को दबाने के लिए खुद को बर्फ के तहखाने में डालने की कोशिश कर सकते हो। तापमान जितना कम होगा उतना अच्छा है। 10 दिन और 1.5 महीने में असली ऊर्जा को थोड़ा राहत मिल सकती है। यह सुनकर आकाश ने उसे बर्फ के तहखाने में डाल दिया। यह काम करता है, लेकिन अब मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं है। आकाश थोड़ा उदास हो गया। उसने बस इतना कहा, बूढ़े आदमी, मैं थोड़ी मुश्किल में हूं। तुम मुझे बेर के फूल की एक सुई और 1000 विलो के पत्तों वाले चाकू ला सकते हो। 1000? क्या तुम सेना से निपटने वाले हो? क्या तुम सबने मेरे सामने अपना मुंह खोल दिया है? बूढ़ा आदमी गुनगुनाया। आकाश का चेहरा काला पड़ गया। इसे नीचे मत खींचो। धोखेबाज बाप, तुम्हें कब पता चला कि पितृभक्ति कैसे लिखी जाती है? तुम्हें इतनी दूर तक खींचने के लिए मेरा शुक्रिया, बूढ़े ने कहा। गुरुजी, अगर मैं बाहर दूसरों से पिटता हूं तो अगर यह बात बाहर आ जाए तो कितनी बड़ी शर्म की बात होगी। अगर दूसरे कहेंगे कि दाओ हुआंग सचमुच नालायक है तो उसके सिखाए हुए शिष्य कितने बेकार हैं। यह नुकसान हमारी इज्जत खोने जैसा है। गुरुजी, यदि आप नहीं चाहते कि आपका प्रशिक्षु आपको बाहर अपमानित करे तो कृपया जल्द से जल्द मेरी मदद करें। आकाश की चिकनी चुपड़ी बातें। बूढ़े आदमी का चेहरा काला पड़ गया। नालायक पोते, अगर तुम वास्तव में दूसरों से पीटे गए हो तो भविष्य में मुझसे मिलने मत आना। मैं इसे 2 दिनों में तुम्हारे लिए ला दूंगा। हाँ हाँ, आकाश मन ही मन खुश है। अगले दिन तीनों हमेशा की तरह काम पर चले गए। गाड़ी में
मीरा ने रिया की भौहों पर नजर डाली और कहा, रिया, क्या तुम कल रात ठीक से सोई नहीं? तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। रिया ने आह भरी, हां, मुझे ठीक से नींद नहीं आई। क्या तुम मुझे नहीं बता सकती कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मीरा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। रिया इन 2 दिनों से उदास थी। अगर मीरा यह नहीं देख सकती तो वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनने के लायक नहीं थी। कोई बात नहीं मीरा, चिंता मत करो, यह बस एक क्षणिक अनिद्रा है, रिया ने मुस्कुराकर कहा। मीरा ने आह भरी और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसे हमेशा लगता था कि रिया उससे कुछ छिपा रही है। ऑनरा इंटरनेशनल के लिए रिया सीधे प्रेसिडेंट के कार्यालय गई। मीरा ने आकाश की तरफ देखा, खांसी और रिया से कहा, रिया, मेरे पास अभी भी कुछ सामान बचा है। मैं चाहती हूं कि आकाश मेरी मदद करे। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी को इस्तेमाल करने के लिए उधार ले सकती हूं। बेझिझक इसका इस्तेमाल करो और मेरे साथ विनम्र मत रहो। रिया ने अपना सिर हिलाया। कुछ देर की खामोशी के बाद मुझे लगा जैसे मैं एक व्यापारिक वस्तु बन गई हूं। मीरा डायरेक्टर के कार्यालय में आई। आकाश स्टूल पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मीरा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? मुझसे दिखावा मत करो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। तुम्हें मुझे सच सच बताना चाहिए। मीरा ने भौहें चढ़ाईं। आकाश बात करने की कोशिश कर रहा था। अचानक डायरेक्टर के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया। डायरेक्टर मीरा, मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगी। दरवाजे के बाहर एक डरपोक आवाज आई, थोड़ी जानी पहचानी। कृपया अंदर आइए, मीरा ने कहा। जब दरवाजा खुला तो नेहा एक ड्रेस पहने तरोताजा और चलती हुई अंदर आई। उसकी नजर आकाश पर गई और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा स्तब्ध था। नमस्ते सचिव आकाश, नेहा ने आकाश को नमस्ते कहा। नेहा, बहुत समय हो गया मिलते हुए, आकाश मुस्कुराया। मीरा ने आकाश को घूरते हुए कहा, सचिव आकाश, काम के घंटों के दौरान महिला सहकर्मियों को परेशान न करें। मुझे खेद है डायरेक्टर मीरा, यह सचिव आकाश का कोई काम नहीं है, यह मैं हूं। नेहा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या जवाब देना है। मीरा, मैं सिर्फ नमस्ते कह रहा हूं। तुम्हें इतना प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, है ना? क्या तुम्हें जलन हो रही है? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा शर्मा गई और बोली, मुझे तुम्हारी बहन से जलन हो रही है। यह पहली बार था कि उन्होंने डायरेक्टर मीरा को इस तरह का भाव प्रदर्शित करते देखा था। मीरा को भी एहसास हुआ कि उसकी बातें ठीक नहीं थीं। अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए वह कुछ बार खांसी। मन ही मन उसने कहा, मैं निर्देशक हूं, मैं एक देवी हूं और मैं राष्ट्रपति रिया जैसी महिला बनना चाहती हूं। मीरा ने नेहा की योजना समझी और खांसते हुए कहा, असिस्टेंट नेहा, ऐसे बेशर्म आदमी पर ध्यान मत दो। कृपया यह जानकारी जनसंपर्क विभाग तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। ठीक है डायरेक्टर मीरा, नेहा ने जवाब दिया। आकाश को अलविदा कहा और दरवाजा छोड़ दिया। क्या देख रहे हो? क्या वो इतनी अच्छी है? मीरा आकाश को घूरती रही और दुखी होकर गुनगुनाती रही। मुझे नहीं लगता कि उसे कम से कम डांटा जाएगा। ये तुम्हारी तरह है, कुछ नजरों के बाद तुम गुस्सा हो जाओगी। आकाश ने अपने हाथ फैला दिए। मीरा ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, किसको गुस्सा आ रहा है? मैंने तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हें इसे देखने नहीं दूंगी। सच में? मुस्कुराते हुए आकाश ने मीरा की वर्दी के कॉलर के नीचे 2 ऊंचे कद के लोगों को देखा। मीरा ने आकाश की बेईमान निगाहों को देखा और तुरंत पीछे हट गई। वह शर्मिंदा हुई और बोली, कमीने, मत देख, तुमने ही तो मुझे देखने दिया। आकाश थोड़ा मजाकिया था। चुप, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। इन 2 दिनों में रिया के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस दिन रात के खाने में क्या हुआ था? मीरा ने कहा। निश्चित रूप से यह देखा जा सकता था कि मीरा शब्दों और रंगों को पहचानने में वाकई बहुत अच्छी थी। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, आकाश ने आह भरी। मीरा का चेहरा बदल गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, आकाश, क्या तुम मुझे बाहरी व्यक्ति की तरह मानते हो? बाहरी लोग दोस्त नहीं होते, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्त? मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम सच में मुझे दोस्त की तरह मानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हुआ था। अभी तुम्हें बताना उचित नहीं है। रिया भी तुम्हें फंसाने के बारे में चिंतित है। आकाश ने आह भरी। फंसाना? क्या हुआ? मीरा ने पूछा। ज्यादा मत पूछो,
बस मुझे थोड़ा वक्त दो, आकाश ने शांति से कहा। मीरा ने अपने दांत भींच लिए। एक पल की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, चूंकि तुम कहना नहीं चाहते इसलिए मैं और कुछ नहीं पूछूंगी। कुछ देर बातचीत करने के बाद आकाश निदेशक के कार्यालय से निकल गया। दोपहर के समय आकाश ने स्टाफ कैंटीन में दोपहर का भोजन किया। बाहर आकर उसकी मुलाकात नेहा से हुई और उन्होंने कुछ बातें की। हालांकि नेहा ज्यादा संयमित हो गई, जिससे माहौल थोड़ा असहज हो गया। काम के बाद घर आते हुए रिया सोफे पर गिर पड़ी। पिछले 2 दिनों से उसकी आत्मा तंग थी और यह एहसास उसे बहुत असहज कर रहा था। मीरा, आज रात तुम क्या खाओगी? रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, चलो बाहर खाते हैं, रिया ने आह भरी। किसने उसे और मीरा के खाना पकाने के कौशल को अच्छा नहीं होने दिया? बाहर हमेशा उन दोनों की तुलना में बेहतर होता है। हालांकि आकाश खाना बनाने में माहिर लगता था, रिया और मीरा एक बड़े आदमी को खाना बनाने देने में शर्मिंदा थीं। यह औरतों के चेहरे का मामला था। मीरा ने अपना सिर रगड़ा और कहा, बस इतना ही काफी है। बेहतर होगा कि मैं बाहर जाकर थोड़ा बहुत पैक कर लूं। आकाश ने मीरा की तरफ देखा। पिछली बार जब वह खाना पैक करने गया था तो उसकी मुलाकात शमशेर से हुई थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? आकाश ने कहा। मीरा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल उस दिन की घटना के बाद उसकी रात में अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैं तुम दोनों को परेशान करूंगी। मैं बहुत थकी हुई हूं। पहले सो जाओ, रिया ने जम्हाई ली। ठीक है, मैं पहले नहा लूंगा और फिर 15 मिनट में बाहर जाऊंगा। मीरा उठकर दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम में चली गई। रिया ने चुपचाप आह भरी और आकाश से कहा, आकाश, क्या तुम चाहते हो कि हम चले जाएं? क्यों चले जाएं? आकाश ने पूछा। रिया ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि खन्ना परिवार हमसे बदला लेगा? मुझे हमेशा लगता है कि मेरा घर सुरक्षित नहीं है और मुझे चिंता है कि इसका असर मीरा पर पड़ेगा। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, आराम करो, मैं यहां हूं, खतरे की चिंता मत करो। ऐसा नहीं था कि रिया को आकाश की ताकत पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह हमेशा बेचैन रहती थी और सोचती थी कि इसे सुलझाना आसान नहीं है। अच्छा अच्छा, अपने घबराए हुए रूप को देखो। एक सुंदर औरत जिसका चेहरा कसा हुआ है, वह जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने आकाश को अवाक देखा और गुनगुनाया, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और कोई मुझे नहीं चाहेगा, तब मैं तुम्हें हर दिन परेशान करूंगी। इस वाक्य के साथ रिया का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। हे भगवान, आकाश से यह कहना बहुत शर्मनाक है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।